नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञों से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से जुड़े नियम और कायदे कानून। दरअसल आज कारोबार करने वालों के सामने तमाम तरह की कानूनी समस्याएं उभरती है। साथ में उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को भी कानूनी समस्या से दो चार होना पड़ता है। देश में कई तरह के श्रम और औद्योगिक कानून हैं, कुछ नए कानून भी लाए गए हैं। आज लगभग पूरे देश में ठेका वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर धड़ल्ले से रखे जा रहे हैं। हर कोई इस नाम से वाकिफ है और ऐसे में आज हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के बारे में चर्चा करने चाहते हैं। और ऐसे में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो उसे क्या कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या उसके हक होते हैं, और इन तमाम चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। अधिनियम मुख्य नियोजक और ठेकेदार पर कई जिम्मेदारियां हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कई तरह की सुविधाएं सुनिश्चित करना होता है। ठेकेदार का कर्तव्य होता है कि मुख्य नियोक्ता या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करें। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर। आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी ज्यादा जानकारी देंगे। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। गुंजन जी, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप फोन करना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आज का विषय हमारा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़ा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप भी चाहते हैं इस विषय पर ज्यादा जानकारी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई है 0120612736, ये हमारा नंबर है। दूसरा नंबर हमारा है 012061273938। इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़ी हुई अगर आप चाहते हैं और तफसील से जानकारी लेना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो गुंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुंजन जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कानूनी परिभाषा क्या है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कानूनी परिभाषा ये है कि जो लेबर, जो वर्कमैन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट होते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। जो तीन डेफिनेशन इसके अंदर हमारे को मुख्यतः काम आते हैं, एक तो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, एक है कॉन्ट्रैक्टर का और एक है वर्कमैन का। तो वर्कमैन की जो मूल परिभाषा है वो तो वही है जो कि बाकी कानून के साथ चलती है कि कोई भी व्यक्ति जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजरी लेवल का काम जो कि एक पर्टिकुलर इनकम तक हो, जैसे 16,000 का मिनिमम वेज आज की रेट में चल रहा है वो हो गया, या इस तरह के जो काम करते हैं या क्लरिकल काम करते हैं वो वर्कमैन आते हैं। ये तो एक जनरल परिभाषा होगी वर्कमैन की जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत भी अप्लाई करती है। इसके अलावा कि ये काम करने वाले लोग जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन में अलग से प्रोवाइड कर रखा है जो कहता है कि वो कोई भी काम, चीज हो गई, ये नहीं कि वो सिर्फ एक लेबर प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई काम एग्जीक्यूट करके दे रहा है अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए अपने एम्प्लॉय के थ्रू, उसे कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। जी जी जी। बेसिक चीज ये होती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक मुख्य समझा जाए तो ये होता है कि एम्प्लॉय जो होता है, जो वर्कमैन होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय होता है और वो काम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कर रहा होता है। जी, ठीक है। तो ये इनके रिलेशन है यहाँ पर। ठीक है गुंजन कुमार जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का आखिर मकसद क्या है, क्यों इस कानून को बनाया गया, क्या वजह इसके पीछे रही? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है ना, ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। इसका मकसद ये है कि जो लेबर जिनको की कंपनी अपने रोल पे नहीं लेती और उनका एक तरह से शोषण होता था अभी से पहले तक, उनको प्रोटेक्ट करना। क्योंकि कंपनियां क्या करती थी, अपने रोल्स पे ना लेकर के वो कॉन्ट्रैक्टर को कहती थी मुझे लेबर प्रोवाइड करो, अपना काम उनको देती थी और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर आता था। उन्हें कई बार मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते थे। उन्हें जो सहूलियतें मिलनी चाहिए एज एन एम्प्लॉय बाकी जगहों पे मिलती हैं, जैसे रेस्ट रूम की सुविधा हो गई, टॉयलेट वगैरह की सुविधा हो गई,
या कैंटीन की सुविधा होगी, ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती थी। इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए ऐसे एम्प्लॉय जो कंपनी डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं करती है और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय करती है और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उनसे काम कराती है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को बनाया गया। इसके दो पहलू हैं, रेगुलेशन एंड एबोलिशन। इसके नाम के अंदर ही वो निहित है। तो एक चीज तो ये करती है, ये रेगुलेट करती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की स्थिति जो होती है, उनके जो काम, उनके जो अधिकार हैं, उनके काम करने की स्थिति है, उन चीजों को वो रेगुलेट करती है। और कुछ जगहों पे जहां उनको अपने विवेक में सरकार को लगता है कि यहाँ पे इनको अबॉलिश करना चाहिए, तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पूरी तरह मना भी कर देती है। जैसे कई संस्थान है जहाँ पे जो सिक्योरिटी का काम है, उसके रिस्पेक्ट में ये कहा गया है कि आप इस संस्थान के अंदर आप सिक्योरिटी का काम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं कर सकते, अगर वहां पे उस काम की ऐसी अवस्थिति है। तो मोस्टली ये उनका मानना है कि ये रेगुलेट और एबॉलिश करने का काम करते हैं और इनका काम है जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लेबर आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके हितों की रक्षा करना, मुख्यतः ये काम है। ठीक है, ओवर टाइम और सैलरी पर क्या नियम फिलहाल है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर? देखिए, ओवर टाइम और सैलरी का जहां तक सवाल है, सैलरी जैसा मैंने बताया आपको इसके पहले कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है अपने लेबर का। तो जो मुख्य नियम है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर या रिस्पेक्टिव शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर वेजेस का, वही नियम इनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। जो भी लेबर इस कॉन्ट्रैक्टर के तहत काम कर रहे हैं वो मिनिमम वेजेस के तो हकदार हैं ही हैं। उसके अलावा अगर कोई और भी चीजें पेमेंट ऑफ वेजेस वगैरह की उसमें बात चलती होती है तो वो सारे लॉज इनके ऊपर अप्लाई होते हैं। ये वो मिनिमम वेजेस और पेमेंट ऑफ वेजेस, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इन सब के अंदर जो मिनिमम वेजेस की जो मुख्य परिभाषा है, जो उसकी निर्धारित स्थितियां हैं, उसके ऊपर वो एंटाइटल्ड होते हैं। और उसी तरीके से जो ओवर टाइम हो गया तो डबल द रेट हो जाता है उसका, जो जितने घंटे काम किए उसके डबल के रेट के हिसाब से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो उनका स्थिति है। जी, अगर कोई ठेकेदार किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को शोषित करता है तो वह क्या करे, कैसे अपनी आवाज उठाए, कहाँ वो जाए? देखिए, जो कानून है, जो नियम है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का शोषण हो रहा है, अब यहाँ पे दो तरह की स्थिति बनती है शोषण की। एक तो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर है वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रिंसिपल एम्प्लॉय माना जाता है, वो उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, तो उसका एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन है और वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जाकर के अपने कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध केस कर सकता है। बट मुख्यतः होता क्या है, जो वास्तविक स्थिति ये होती है कि जो कंपनी है, बड़ी कंपनियां हैं, वो मुख्यतः क्या करती हैं, अपने छोटे छोटे काम कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू करवाती हैं। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि क्या वो जो एम्प्लॉय है, पहली चीज उसे ये डिस्कस करनी होती है, क्योंकि वो जा तो सकता है दोनों के विरुद्ध, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के विरुद्ध भी जा सकता है और कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध भी जाता है। लेकिन नियम ये कहता है कि जिसका एम्प्लॉय है उसको ही उसके विरुद्ध वो केस कर सकता है। तो अगर तो वो ये मान लेता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय हूं, तो कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध वो अपने लेबर कमिश्नर के पास जाके वहां पे अपने केसेस को फाइल कर सकता है और वहां से इन अकॉर्डेंस विद लॉ वो उसके केस प्रोसीड करेंगे। बट कई बार ये स्थिति होती है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो एक कैमोफ्लेज करते हैं। मतलब ये हो गया कि काम तो वो सारा उन्हीं का कर रहा है, कंट्रोल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ही है, सिर्फ एक नाम के लिए उन्होंने पैसे की लेन देन करने के लिए और एक नाम देने के लिए उन्होंने बीच में कॉन्ट्रैक्टर रख छोड़ा होता है जिसका कोई काम नहीं होता। वो सिर्फ ये करता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से पैसे लेता है और इस कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे देता है, इसके अलावा वो कोई कंट्रोल नहीं करता। जो उस लेबर का काम है या उस वर्कमैन का काम है, रोजमर्रा का काम है, उसके ऊपर उस कॉन्ट्रैक्टर का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जब लेबर को कोई किसी तरह से उसका शोषण होता है तो वो जब कमिश्नर के पास जाता है, वो कोर्ट में जाता है, लेबर कोर्ट में जाता है, अपनी कंप्लेंटेशन डालता है, तो वहां वो उस कंडीशन में उस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के विरुद्ध भी जा सकता है। बट उसे वहां जाके ये साबित करना पड़ता है सर कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर है, ये कैमोफ्लेज है, एक शैम अरेंजमेंट है, यानी ये सिर्फ दिखावे के लिए, ये धोखाधड़ी है। वो वस्तुतः वो एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो उसका डायरेक्ट एम्प्लॉई है और उसका इस तरीके से शोषण हो रहा है और जो भी उसको कानूनी अधिकार मिले हैं उसका जो भी शोषण हो रहा है उस चीज को वो उसे लिखित रूप में देना पड़ता है और फिर उसके ऊपर उसकी कार्रवाई होती है। ठीक है, गुंजन जी ये भी बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण और लाइसेंसिंग से जुड़े हुए क्या कुछ नियम कायदे हैं? जी देखिए, इसमें दो चीज है, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस।
दो अलग अलग चीजें, और ये दो अलग अलग लोगों पे एप्लीकेबल होती हैं, उनसे लागू होती हैं। जी। रजिस्ट्रेशन लागू होता है एस्टैब्लिशमेंट का, जिसे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। तो जिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास 20 या उससे अधिक कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं, उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसका अपना सेक्शन 7 है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, उसके अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपने यहाँ पे एम्प्लॉय कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। एक तो ये स्थिति होगी, ये हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। दूसरी बात है लाइसेंसिंग की। लाइसेंसिंग का इशू जो है वो अप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। सेक्शन 12 है, उसके अंदर लाइसेंसिंग होती है। उस कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करता है, यूज करता है एज पर द डेफिनेशन, जहां पर कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और अपने लोगों के द्वारा अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का काम कंप्लीट कर रहा है, तो हर ऐसा कॉन्ट्रैक्टर उसे एक लाइसेंस लेना पड़ता है रेस्पेक्टिव अथॉरिटी से, स्टेट अथॉरिटीज के साथ। वो लाइसेंस उसे सेक्शन 12 के अंदर मिलता है, और ये लाइसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ना कंडीशंस इंपोज होती हैं। जब ये लाइसेंस दिया जाता है तो जो स्टेट कमीशन है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो एक उन्होंने सेट फॉर्मेट बना रखा है अलग अलग स्टेट्स में, तो उसके अंदर कंडीशंस इंपोज होती हैं विद रिगार्ड टू कि उनको पेमेंट की सैलरी कितनी मिलेगी, उनके वर्किंग आवर्स कैसे होंगे, उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे उनके रेस्ट करने के लिए क्या सहूलियत होगी जहाँ पे भी वो काम करने जा रहे हैं, उनको टॉयलेट या वॉशरूम के लिए क्या उनको सहूलियत मिलेगी जहाँ भी वो काम करने जा रहे हैं, फर्स्ट एड की सुविधा क्या मिलने वाली है, ये हर चीज उस लाइसेंस के अंदर लिखा जाता है। ये उसके अधिकार हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मिलने चाहिए, और वो उस लाइसेंस की कंडीशन है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर अपने इस बिजनेस में आना चाहता है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू अपने काम करना चाहता है, उसे इस लाइसेंस को ऑब्टेन करना होता है, और इस लाइसेंस के अंदर वो कंडीशंस लिखी हैं कि वो कैसे सैलरीज देगा और किस तरीके से वो उनको अलग से सुविधाएं देगा, और इनका पालन करना उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए मस्त हो जाता है। अगर नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी की कार्रवाई होती है। जी। तो ये चीज है, तो इसलिए लाइसेंस की बड़ी आवश्यकता है। इसके हैं जो लाइसेंस के कंडीशंस है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये दो प्रोविजन हो गए, जो रजिस्ट्रेशन है वो उस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का होता है, और लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्टर की होती है। जी, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर की अब बात कर रहे हैं, उस कानून की बात कर रहे हैं सर, यदि इस तरह का केस हो कि कंपनी रजिस्टर्ड ना हो या फिर ठेकेदार का लाइसेंस नहीं हो, तो ठेका वर्कर को प्रत्यक्ष कार्यकर्ता माना जाएगा क्या? और इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या पेनल्टी का भी प्रावधान होता है? ये एक बड़ी सी बात है। अक्सर क्या होता है, एक लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मैंने रजिस्टर्ड नहीं है या लाइसेंस नहीं है तो मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसका मैं वर्कमैन बन जाता हूँ। ये ऐसी बात नहीं है। देखिए 2001 में ना सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। वो इसी बात पे नहीं थी। बेसिकली क्या होता है, दो चीजें आती हैं। लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मोस्टली एबोलिशन से तो कनेक्ट करते हैं, वो रेगुलेशन से कनेक्ट नहीं करते। तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट अगर रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कुछ भी ना हो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर पेनल्टी लगेगी, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। तो बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो रिलेशनशिप है वो 3 तरह के रिलेशन है। लेबर है, वो एम्प्लॉय है वर्कमैन का, कॉन्ट्रैक्टर का, और कॉन्ट्रैक्टर है वो उस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे वो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो जो रिलेशन है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, जो एक्चुअल लीगल रिलेशनशिप है, वो ये है कि प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर का, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है कॉन्ट्रैक्टर और वर्कमैन का। ये किसी भी स्थिति में बदलता नहीं, अनलेस एंड अनटिल एक चीज हम साबित कर पाए। अगर कॉन्ट्रैक्टर ये साबित कर सकता है कि ये जो रिलेशनशिप क्रिएट किया गया पेपर पे, कागजों पे, वो सिर्फ कागजों पे क्रिएट किया गया, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। जी। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है कॉन्ट्रैक्टर और वर्कमैन का। जी, ये स्थिति है। ठीक है। गुंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़े हुए कानून के बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। गुंजन जी, भर्ती और छटनी को लेकर क्या मौजूदा कानून है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड औद्योगिक संबंध संहिता के जरिए श्रम मंत्रालय ने भर्ती और छटनी को लेकर कंपनियों को क्या अधिकार दिए हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। हायर एंड फायर जो हम कहते हैं ना कि भर्ती और छटनी,
कि आपने हायर किया और फायर किया, एक बड़ी बड़ी मुसीबत है, समस्या है। और एक कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या जो स्थिति अभी थी और जो अब नई स्थिति बन के आ रही है, जो नए लेबर कोड्स हैं, क्या उनमें कुछ फर्क है? क्या उसके अंदर ऐसी बात बन के आ रही है कि वहाँ पे एम्प्लॉयर के पास कोई ज्यादा पावर आ जा रहे हैं? ऐसी कोई बात, सही बात मैं बताऊं, क्योंकि अभी नए लेबर कोड के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए तो कहना थोड़ा कठिन है कोई उसमें उनको अलग से अधिकार कुछ मिल जा रहे हैं। स्थिति वही है, मोरलेस स्थिति वही है आज अगर आप लॉ की बात देखें, क्योंकि जो लेबर कोड्स हैं, आने वाले लेबर कोड्स हैं, उसमें कानून तो बन गया, लेकिन उसके साथ उसमें ये लिखा है कि उसके रूल्स फॉलो करेंगे, और जब तक वो रूल्स नहीं आते तब तक आपकी स्थिति क्लियर नहीं होती कि कैसे वो निकल के आएगी बात। अदरवाइज जो भर्ती और छटनी है ये एक अलग समस्या है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ चलता रहता है, क्योंकि वहां पे कोई ये प्रोविजन नहीं है कि आप उनको कितने दिन का नोटिस देंगे और किस तरीके से उनको छाटेंगे। ये एक समस्या लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ रहता है, और ये एक फर्क होता है एम्प्लॉय जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर वर्कमैन काम कर रहे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर जो वर्कमैन काम कर रहे होते हैं। ये एक स्थिति है, एक समस्या है। तो इसमें लेकिन जो स्थिति आज है जैसे चल रही है, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि उनका कोई लीगल राइट नहीं बनता एज एन एम्प्लॉय, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय होते हैं, तो इनके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं बनता। लेकिन चूंकि वो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय होते हैं तो आईडी एक्ट के अंदर जो हायर एंड फायर के जो रूल्स हैं, जहाँ पे उनको फायर करने से पहले नोटिस होता है और जो उनके सैलरीज हैं और ये सारी चीजें फॉलो करनी होती है, वो इनके भी फॉलो करनी होती है, इसमें फर्क नहीं। लेकिन अगर ये सवाल उठे कि क्या कुछ नई चीज आ गई है और क्या इसमें एम्प्लॉयर को कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल गया है, तो ऐसा कुछ अभी है नहीं। जब तक रूल्स बन के नहीं आएंगे तब तक स्थिति क्लियर होगी नहीं। हमें इसके ऊपर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके ऊपर थोड़ा सा इंतजार करने की और जरूरत है। गुंजन जी, नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की सीमा को 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। इससे क्या कामगारों को नुकसान होगा क्या? देखिए, दो चीज है। ये कामगारों के नुकसान का इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, स्थिति क्या है कि जहां तक समझ में आता है, ये जो नया कोड आया है ये एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे वो थोड़े से एम्प्लॉयज या जो वर्कमैन है उनका भी ध्यान रखना चाहते हैं और जो बिजनेसमैन है उनका भी ध्यान रखना चाहते हैं। फर्क ये आएगा कि जहां जैसे किसी संस्थान में अगर 40 लोग आ रहे थे, एम्प्लॉय हो रहे थे, तो वो 20 के ऊपर होने के कारण उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में आते और उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता और उसकी लाइसेंसिंग होती है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। अब अगर वो 50 पे चलेगी संख्या तो उनको नहीं करना पड़ेगा, तो आपको एक लंबा लिवरेज मिल जाता है। बट अदरवाइज अगर आप देखें, क्योंकि जहां 20 थे वहां 50 हो गए, तो जो संख्या थी सिर्फ उसमें फर्क आया है, लेकिन जो उनकी स्थिति थी उसमें फर्क नहीं आया। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेबर जो वर्कमैन थे उनकी जो अधिकार हैं, जो प्रोटेक्शंस हैं, जो अभी तक चल रहे हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के एबॉलिशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, तो वो उनके अभी भी बने हुए हैं। बस फर्क ये पड़ रहा है कि जो संख्या थी, जो 20 की संख्या थी, और 20 की संख्या के ऊपर ये एक्ट ट्रिगर होता था, वो ट्रिगर पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया, वो पॉइंट चेंज हो गया, वो 20 की जगह वो 50 पे चला गया। तो वो ट्रिगर पॉइंट 50 पे चला गया, जिसमें थोड़ा सा एक जिन्होंने शायद अगर देखा जाए तो ये है कि वो बिजनेस को, ईज ऑफ बिजनेस की जो एक बात चल रही है उसको थोड़ा सा इन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की है, कि जहाँ पे थोड़ा सा, और 50 के ऊपर का मतलब हो गया कि आपकी संस्था ऐसी है जिसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो वो एक बैलेंस है, बट उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला उनकी स्थिति में। हाँ, ये है कि हाँ, अब ज्यादा संस्थान है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर से बाहर हो जाएंगे, ये एक बात है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर क्या मौजूदा कानून है और कामगारों के हित में कंपनियों को क्या करना होता है? ये सामाजिक सुरक्षा के लिए तो इनके पास पेमेंट ऑफ वेजेस और ESI हैं और PF हैं, ये सारे सामाजिक सुरक्षा जो इनके बेनिफिट वर्कमैन जो हैं उनके बेनिफिट के लिए है कि जैसे ही एक नियत संख्या के ऊपर आपके लोग चले जाते हैं तो आपके पास PF होना चाहिए, आपके पास ESI की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनके पैसे कटने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर और फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो जाते हैं कि किसी तरह के एक्सीडेंट वगैरह की स्थिति में उनको जो कंपनसेशन मिलता है वो सारे उनको मिलते हैं। तो ये जो सामाजिक सुरक्षा है, जैसे क्योंकि कंपनीज कई बारी सजा तो देती नहीं है, तो उनको एक कानून के तहत बांधा जाता है, तो वो जो रूल्स हैं वो इन पे भी अप्लाई करने लगते हैं एज एन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। बट वो जो रूल्स हैं वो इन पे अप्लाई करते हैं, चलते हैं। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मुख्य सवाल नहीं हो जाएगा, ये एक जनरल सवाल हो जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉय जो वर्कमैन है उनके सामाजिक सुरक्षा, उनके
किसी तरह के एक्सीडेंट होने की स्थिति में उनके जो आश्रित हैं उनको किस तरह से मालिक जो पैसों की सहायता मिल सकती है, उन सारी चीजों के ऊपर चलता है। तो उसके ऊपर पीएफ के रूल्स अप्लाई करते हैं, जहाँ पे 6,000 रुपए तक के आपको पीएफ काटना पड़ता है उसके, और उतना ही इक्वल अमाउंट का एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। ईएसआई के रूल्स हमको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जहाँ पे उनके इलाज वगैरह होते हैं। सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर उनके प्रोविजंस हैं, जहाँ पे उनको खाने पीने और जहाँ पे उनको कैंटीन की सुविधा और उनके टॉयलेट की सुविधा और उनके फर्स्ट एड की सुविधा का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये प्रोविजंस है, और वो प्रोविजंस को अडॉप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर भी रखा गया। तो ये एक वर्कमैन की जो रोजमर्रा की आवश्यकता या उनकी सहूलियत और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए जो कानून है, ये उसके ऊपर चलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गुंजन जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर के कानून के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।